A day without laughter is a day wasted. A very good afternoon to one and all of you present here. I, Jaskiran Kaur, And I, Kunika Chaudhary, on behalf of Management Education and Research Institute, would like to extend a very warm welcome to our esteemed guests and fellow batchmates for today's celebrity interaction with Mr. Deepak Saini, organized by Department of Journalism and Mass Communication. I would also like to extend a token of gratitude to the guardian of our institute, Sri I.P. Agarwal, President, MERI Group of Institutions, and Professor Lalit Agarwal, Vice President, MERI Group of Institutions, in their absentia, and Dr. Professor Dilip Kumar, Head, Department of Journalism and Mass Communication, and all the faculty members. Management Education and Research Institute is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi. MERI is NAAC accredited and has been ranked as an A+ grade institute by GGSIPU and Delhi government. Established since 1995, MERI is promoted by Triveni Educational and Social Welfare Society and holds an ISO certification. Everyone over here will surely agree with me that laughing is and always be the best therapy for all of us. Mr. Deepak Saini was one of the youngest participants in Great Indian Laughter Challenge Season 3. He has done more than 1,000 shows across India, Dubai, Singapore and Holland. He has received Comedian of the Year Award 2014 by Aaj Ki Delhi. He has performed for Sony Sub, MH1, Delhi Aaj Tak, Star One, Big Magic and many more channels. He was also the part of Indian Festival in Holland 2011. Now I would request Dr. Dilip Kumar sir to finally welcome our esteemed guest. Good morning all of you. सुप्रभात। किसी भी दिन की शुरुआत अगर इस मिजाज से की जाए कि हम किसी के मुस्कुराहट के कारण बने, लगता है उससे बेहतर दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। आज हमारे बीच हमारे मित्र और एक सच्चे इंसान, एक कलाकार जो माटी से जुड़ा हुआ हो, जो भारत को समझता ही नहीं हो, उसकी संस्कृति और उसके मूल्यों को जीता हो, ऐसे गुणी कलाकार दीपक सैनी जी का मैं मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि जब भी हम जीवन को परिभाषित करते हैं तो उसमें से ज्यादातर हिस्सा तनाव का, दुख का, एक दूसरे को देख करके जलन की भावना का होता है, लेकिन बहुत कम हिस्सा एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और एक दूसरे के लिए श्रद्धा तथा उनके चेहरे पर हंसी के कारणों का माध्यम बनने का होता है। और वो जो क्षण है, वो जो पल है जिसमें हम दूसरों को मुस्कुराहट देते हैं, वो ऊपर वाले का क्षण होता है। बड़ा खूबसूरत सी बात है कि जब हम कभी किसी प्रभु को या किसी मुसीबत में अपने ऊपर वाले को याद करते हैं और जिस जद्दोजहद से याद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम थोड़ा सा एफर्ट करके किसी को हंसा दें, वो इक्वल रिजल्ट, वो इक्वल फल हमें प्राप्त होता है। इसी क्रम में हमारे मध्य, हम सबके मध्य, हम सबके चहेते, पूरे भारत के चहेते और सबसे यंग क्रिएटिव आदमी, कलाकार आदमी, और जब कलाकार कहते हैं तो कला को जो आकार देता है
उसकी बात हम कर रहे होते हैं। और आपके बारे में सैनी साहब, मुझे मिर्जा गालिब की वो 2 लाइन याद आती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपने वहां से आकर के अपनी जीवन की शुरुआत की और अटल जी के उस तथ्य के साथ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं करूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। वहां आप अपने जीवन को विराम देते हैं और केवल विराम देते हैं, रुकते नहीं हैं। और लगातार आप इस तरह से लोगों को उद्वेलित करते हैं, सकारात्मक ढंग से जीवन की जीने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा गुणी कलाकार यदि मेरी परिवार के बीच में है और यंग ब्लड के बीच में है, जो आने वाले दिनों में दूसरों की मुस्कुराहट का कारण बने, ऐसे कुछ गुण जो मूल्यों पर आधारित हो, उसको लेकर के जाए, मुझे लगता है इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। मैं जोरदार तालियों से दीपक सैनी जी का एक बार स्वागत करें और मैं आमंत्रित करता हूं सैनी साहब का। सैनी जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज ठीक है? पक्का? सर से अच्छी है कि नहीं है ये बताओ। कुछ ये गूंज क्यों रहा है? हेलो 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 हेलो। थोड़ी सी अभी 1-2 मिनट लगेंगे, इनको भी, मुझे भी लगेंगे, क्योंकि 1.5 साल से हम भी खाली बैठे हुए हैं। हमने भी कोई प्रोग्राम नहीं किए हैं। हो सकता है मोदी जी की आवाज निकालूं, देवगौड़ा की निकल जाए, ये भी हो सकता है। इसको एक बार साउंड ठीक कर दो भैया, बिल्कुल। हेलो हेलो, इको बिल्कुल खत्म कर देना। करो, कुछ करो, लगना चाहिए कुछ कर रहे हो। हेलो हेलो, अभी ठीक नहीं है साउंड। ठीक है सर, अभी ठीक नहीं है ना? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? आप सुन के बताओ ना, आपको सही लग रही है तो फिर क्यों उंगली कर रहे हो? हटाओ फिर। मेरे स्वागत में जो जोरदार तालियां आप लोगों ने बजाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भैया, आप भी बैठ जाओ, बैठ। बहुत अच्छा लग रहा है। अकस्मात आज आना हुआ आपके बीच में, और दिलीप सर ने कहा कि कुछ देर बच्चों को हंसाया जाए। हालांकि बच्चे तो सब वैसे ही हंसते मुस्कुराते, जरूरत तो हमें हंसने की। कोरोना काल चल रहा है, बहुत टेंशन का माहौल है। इतनी टेंशन होगी, हंसना हंसाना सर बहुत मुश्किल काम है। पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है, कोई लाफ्टर कहीं नहीं है, सब लोग उदास हैं। कॉलेज बंद, इंस्टीट्यूशन बंद, सिनेमा हॉल बंद, हमारे शोज बंद, सब कुछ बंद, कोई सैलरी किसी को नहीं मिल रही, सब बहुत बुरा हाल चल रहा है। टेंशन का माहौल है। और टेंशन क्या है सर, 2 मिनट में किसी को भी दे सकते हो। हंसाना बहुत मुश्किल काम है, टेंशन देना केवल 2 मिनट का काम है। टेंशन देने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से बाहर निकल के जाओ, जो भी आदमी दिख जाए बिना जान पहचान का, उसको नमस्ते कर दो, भाई को टेंशन हो जाएगी। वो पूरा रास्ते सोचेगा यार ये पता नहीं कौन था। टेंशन किसी को भी दे सकते हो। कोई आप पति पत्नी साथ में जा रहे हो, सुंदर सी लड़की आए, पति को नमस्ते करते, पूरे घर में टेंशन। 20 साल बाद भी पूछेगी बताओ कौन थी। मेरे साथ तो ये टेंशन है नहीं, क्योंकि मेरी अभी हुई नहीं, हुई क्या, हो ही नहीं रही सच बताएं तो। और मैं दिल्ली के बाहर, देश के बाहर, जहां भी कहीं भी गया हूं, मैं सबको जाके बताता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं और हमारा दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा टेंशन कुछ बिगाड़ सकती है भाई साहब? हमारा दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। सर मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कोई पार्टी के लोग बैठे हो तो मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। हमारे दिल्ली के सीएम साहब का तो एक ही काम है पिछले 5 सालों से, सुबह से उठो, नहा धोकर शीशे के सामने जाके डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस दे दो, ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है, एक बार दे दो बस। कोई टेंशन नहीं है। अभी डेंगू का चल रहा है सर पूरी दिल्ली में। केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में सर होर्डिंग लगवा रखे हैं बड़े बड़े, उस पर लिखा हुआ है डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। आइए जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल टाइम पे आए हो आप। हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। दिल्ली में बहुत टेंशन है। दिल्ली में देखो जगहों के नाम ठीक नहीं है। पुरानी दिल्ली में नई सड़क, नई दिल्ली में पुराना किला,
यहाँ एक दिल्ली है, 250 बिहार है, प्रशांत विहार, पश्चिम विहार, सरस्वती विहार, मयूर विहार, अशोक विहार। आज तक समझ में नहीं आया बिहार में दिल्ली है या दिल्ली में बिहार। बहुत सारी टेंशन चल रही है। भैया मास्क तो हटा ही दो, मास्क सुनने में क्या है, मास्क कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई टेंशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए आप सर, नॉर्थ दिल्ली में जाइए आप, ये मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ। नॉर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए आपने, DU नॉर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सुंदर सुंदर बच्चे पढ़ते हैं और उस एरिया का नाम है माल रोड जो है। मैं तो वो बता रहा हूँ। मैं सर एक बार बस स्टैंड पे खड़ा होता, एक आदमी आ गया, बोला भाई साहब ये पंजाबी बाग ईस्ट है क्या? मैंने कहा क्यों भाई? बोला मेरे मोबाइल पे छप रहा है पंजाबी बाग ईस्ट। मैंने कहा जहां खड़ा है वही तो छपेगा। बोला सड़क के उस पार जाऊंगा तो क्या छपेगा? मैंने कहा पंजाबी बाग वेस्ट छपेगा, GPS का जमाना है, जहां खड़ा है वही छपेगा। बोला सड़क के उस पार जाऊंगा तो क्या छपेगा? मैंने कहा जा फिर सुबह अखबार में ही छपेगा। तालियां आप लोग बहुत कम बजा रहे हो, तालियां बजाने की आदत डालो, तालियों से ऑक्सीजन मिलता है। क्योंकि 1.5 साल हो गया ना, हमने भी कोई शो वो तो किए नहीं ज्यादा, लाइव प्रोग्राम तो सर बंद है, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें हम ऊपर कोट नीचे बरमूडा पहन के प्रोग्राम कर देते हैं। अच्छा, प्रोग्राम देखने वाले भी खाते पीते प्रोग्राम नहीं, लाइव प्रोग्राम तो अब शुरू हुए हैं जाके, तो ऑडियंस भी भूल गई सर कैसे ताली वाली बजानी है, कैसे करनी है। दिलीप जी आप इस वाली सीट पे आ जाओ ना प्लीज। एक्चुअली क्या इस पे बल्ब लगा हुआ है तो वो रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे ऊपर, और कोई बात नहीं। आपको पता है किसी भी पुरुष के सर पे 2 ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, किसी भी पुरुष के सर पे 2 महिलाएं हाथ फेरते हैं, एक तो माँ और दूसरा पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। तो हमारे दिलीप सर भाभी जी का प्यार साथ में लेके घूम रहे हैं। मेरे बारे में बताया मैंने, इतने सारे देशों में क्या, वो 3 साल पुरानी प्रोफाइल मेरी सुना दी आपने। मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूं। मेरा लाफ्टर में केवल इतना योगदान है जितना हमारे क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। अब मैं अवनीत जी के बराबर में बैठा हुआ था, आप पहले उनको देखो फिर मुझे देखो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। ये क्या टेंशन है? टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी। कोई सर रख दो ना इसको, कोई ताली बजाओगे ना आप, इसको रखो, ताली बजानी है। हाँ, ऐसे कैसे बजाओगे? कैमरा टूट जाएगा। ये कैमरामैन पता है कौन बनते हैं? ये वही बनते हैं जिनको बचपन से दूसरों के घर में ताकझा करने की आदत होती है। आ जाओ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे VIP गेस्ट आ गए हैं, आइए सर प्लीज, मोस्ट वेलकम। इतनी अंग्रेजी आती है बस मुझे, आइए सर प्लीज। क्या कैमरे वाले पता है इनको शादी करो आप, जब शादी होती है ना इनको कैमरे वाले को देखा करो, ये दुल्हन के बिल्कुल पास चले जाएंगे। मैडम थोड़ा ऊपर करो, मैडम थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो, मैडम थोड़ा नीचे करो। दूल्हा कहता क्या कर रहे हो? बोला तो चुप रहे, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। वो कहता बेटा हो मेरे लिए सेट तू करेगा। ये देखो एक और आ गए। अरे यार बैठ जाए यार, पीछे वाले डिस्टर्ब होते हैं ना। देखो आपके पीछे बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, VIP लोग आए हैं। आप प्लीज आप बैठ जाओ आराम से, कोई डिस्टर्ब मत करो बीच में। माइक वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली विधानसभा का माइक चल रहा हो। बहुत बढ़िया, कोई टेंशन हम सर लेते नहीं। आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया। हमारे म्यूजिक टीचर भी बैठे हैं सर मुझे भी थोड़ा बहुत म्यूजिक आता है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मेरे गले का दर्द सामने वालों को सर में चला जाता है। बहुत टेंशन हम कोई लेंगे नहीं। यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात भी मैं करूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स पे अगर कॉमेडी ना करो, पॉलिटिशियंस ने पूरे देश में पूरे देश की कॉमेडी कर रखी है, तो हम क्यों ना करें उनके बारे में कॉमेडी, है ना। और बहुत सारी चीजें क्या आदत हो जाती है। मैंने देखो उनको कितना मना करूंगा ना, ये कैमरे वाले बार बार खड़े होंगे, क्योंकि आदत हो जाती है। इनकी गलती नहीं है, मेरी आदत होगी। मैं रात को जोक बनाता हूँ, कुछ भी हो जाए दिमाग में जोक चलता है, यार गिरा है तो क्यों गिरा होगा, इसमें जोक बनाओ। ये नहीं कि उसको उठाओ, आदत बन जाती है। सर हमारे बराबर में एक आदमी कपड़ा बेचता है। अच्छा, एक बार जिसको आदत पड़ जाए वो जाती नहीं, जो दिन में वही रात को सपने में भी करता है आदमी। एक आदमी रात को सपने में लगा पड़ा है, हेलो चेक चेक चेक, सपने में लगा पड़ा। हमारे बराबर में कपड़े की दुकान है, इतनी बड़ी दुकान है, पर सारा दिन कपड़ा बेचता है, रात को सपने में भी लगा पड़ा है। 1 मीटर 2 मीटर, पत्नी ने एक मारा कान में, दुकान का कपड़ा नहीं मेरी साड़ी फाड़ दी तूने। लेकिन आदत हो गई, एक बार हो जाए तो जाते नहीं। जो दिन में वही रात को, हमारे पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के जवान सर, जो दिन में वही रात को। एक पुलिस वाला सपने में लगा हुआ है, लगा साइड में, साइड में लगा, साइड में लगा, साइड में। पत्नी ने एक मारा कान में, मैं तो साइड में, तू ही पार्किंग में घुस रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा सर प्रॉब्लम किनके साथ होती है? साउंड वालों के साथ, माइक वालों के साथ, इनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक साउंड वाला सपने में लगा पड़ा है, हेलो चेक 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 चेक, हेलो चेक चेक। पत्नी ने कान मरोड़ा, बोली चेक करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करेगा।
ये टेंशन है छोटी छोटी। सर कोई हम टेंशन लेंगे नहीं, यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात, सर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर मैं कोई दिक्कत क्या होगी, कोई दिक्कत होगी तो मैं तो पूछ जाऊंगा, ऊपर से मुझे क्या है। एक से बढ़ के एक नेता हमारे देश में पाए जाते हैं, क्योंकि एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कितनी देर करना है और कहाँ से शुरू करना है। एक से बढ़ के एक नेता हमारा देश में है। मैं कुछ बड़े बड़े नेताओं को आपके बीच में पेश करूंगा, आपको लगे कि वो सारे नेता आपके बीच में आ गए तो मुझे आप सबकी तालियों से आशीर्वाद चाहिए। सुनिएगा, एक सबका अंदाज अपना अपना होता है, हर किसी नेता का स्टाइल अपना होता है। एक नेता है सर लालू प्रसाद यादव, जानते होंगे आप, जानते हो ना लालू जी को, सबसे ईमानदार नेता है। देखो जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे, इससे ज्यादा ईमानदारी कहां से आएगी? लालू जी का अपना अंदाज है सर भाषण देने का। एक बार सर क्या हुआ, ऐसी भाषण दे रहे थे लालू जी, सामने आप जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए थे, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का एमएलए बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे, और कितने अच्छे दिन लोगे। एक नेता है दिलीप सर, नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं। मैं लाफ्टर 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था। वो ऐसे ही बैठते थे सामने, हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपको पता है एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है, पाकिस्तान वाला। एक नया लड़का आया सर, उसने जैसे लिया के माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना दिया। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नारे पर्वत झरने दागर सागर। वो बंदा डर गया, बोलो जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया। लेकिन एक नेता मैंने ऐसे ढूंढ के निकाले पूरे देश में रिसर्च करके, जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई, 3 जनरेशन बीत गई, ये नेता बोल क्या रहा है? मुलायम सिंह यादव। अच्छा मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा, अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं उनके पिताजी। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे लोकसभा में मुलायम सिंह जी, और पूरे भाषण में यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उत्तर बजेगा हमारी हमारी चली हुई लखनऊ पहनने का ड्राइव पे लिख के हमारी पहननी राहुल ने मरवा दिया। कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा आप शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू हुए, हमारा बेटा अगले उत्तर पड़ेगी चली हुई लखनऊ पहनने का ड्राइव पे लिख के चली गोली हमारा राहुल ने मरवा दिया। मैं पिताजी को ले आया, बोला कि मैंने कहा डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं देश के, पता नहीं क्या बोल रहे हो। फिर शुरू हुए, हमारा बेटा अगले उत्तर बजेगी चली हुई लखनऊ पहनने का ड्राइव पे लिख के राहुल ने मरवा दिया। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा। ये क्या, हर किसी नेता का अपना अंदाज होता है। 1-2 आवाजें मैं आपको ऐसे सुनाता हूं जो आपने शायद कभी किसी आर्टिस्ट के मुझे सुनी हो। एक नेता है बहुत पॉपुलर हमारे देश के, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आप जानते हैं उनका स्टाइल देखा है आपने? देखा है आपने भाषण देने का? ऐसे चलता है ना सर, ऐसे ऐसे हाथ चलते हैं उनके, ऐसे ऐसे। अगर टीवी की आवाज बंद करके देखो तो ऐसा लगता है जैसे मूक बधिरों के समाचार चल रहे। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है सर, वो मुझे बहुत पसंद भी करते हैं। राजनाथ सिंह जी, आपको लगे कि आपके इस ऑडिटोरियम में आ गए तो मुझे बताना। राजनाथ सिंह जी अब लोकसभा में भाषण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न हमारे देश में पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कोई बात नहीं होगी। उनका अपना स्टाइल है। थैंक यू। अभी माइक वैसे आपका ठीक हुआ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। एक नेता है बहुत पॉपुलर हमारे देश के, जिनकी आवाज इन दोनों पूरी दुनिया में गूंज रही है, मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मैं तो ओमान गया, दुबई गया, कितनी मुस्लिम कंट्रीज में भी देखा मैंने कि मोदी जी का भाषण पाकिस्तान के लोग भी सुनते हैं। अच्छा उनको तो सुनना भी चाहिए, उनको तो, क्योंकि जब बमबारी होगी तो उनके ऊपर ही तो होगी, उनको तो सुनना भी चाहिए। मोदी जी का अपना भाषण देने का स्टाइल है। कर रहे हो भैया कुछ? हाँ करो करो, कोशिश करो, करने से होता है। बाबा रामदेव ने कहा करने से होता है। हेलो, हो रहा है? अच्छा, ये वैसी खुशियां हो या कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है इसका। हाँ हो रहा है जी, कर रहे लगे। अच्छा मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, आवाज ठीक है खराब है, मैं कौन सा पैसे लेके जा रहा हूँ यहाँ से मैं भी फ्री में ही कर रहा हूँ, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी की आवाज सब लोग सुनते हैं। अगर मोदी जी इस ऑडिटोरियम में आते
तो पता कैसे भाषण, इस पे आता हूं मैं, ये वाला स्टार्ट करो। हेलो 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 हेलो, हाँ मोदी जी, क्योंकि पोडियम पे बोलते हैं ना मोस्टली। मोदी जी अगर आते आपके इस सभागार में तो कैसे शुरू करते भाषण देना पता है? भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी में एक कॉलेज है, MERI मेरी, और उसमें दिलीप सर जी ने दीपक सैनी को बुलाया है। भाइयों बहनों, दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मेरे साथ हाथ उठा करके दोनों मुट्ठी बांध करके बोलिए भारत माता की। भारत, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आप बिल्कुल नहीं हंस रहे। एक तो क्या है, सामने किसी आर्टिस्ट की ऐसी तैसी कर रहे हो ना, सामने 2-4 लेडीज को बिठा दो, क्योंकि उनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजना, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के POP की हमारी कोई गारंटी नहीं। और आप तो सब प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, ये लोग तो बिल्कुल नहीं हंसते। इनको जो मोस्टली जो फ्रंट रो में बैठते हैं ना, देखो ये बाकी लोग तो हंस रहे हैं, दिलीप सर भी हंस रहे, मैम नहीं हंस रही। सर मोस्टली क्या होता है, फ्रंट रो में जो आदमी बैठ जाता है ना, उसके अंदर एक नेचुरल वो आ जाता है, डेकोरम आ जाता है उसके अंदर, वो बहुत कंट्रोल करता है। उसको लगता है अगर मैं हंसूंगा तो पीछे वालों में और मुझ में कोई फर्क नहीं होगा, तो वो बहुत कंट्रोल करता है। और जब उसको मैक्सिमम हंसी आती है वो इतना हंसता है वेल गुड। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैम हंस रहे हो, मैम गुस्से में प्लीज, डर लग रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ, हंस मन मन में हंस रहे हैं, वो भी उनका फोन वोन आया हुआ था, व्हाट्सएप आया हुआ था कोई जरूरी, तो क्या टेंशन नहीं है। क्योंकि आप किसी भी लेडी से पूछो, सर कोई अपनी उम्र कभी ठीक नहीं बताएगी, किसी से पूछ लो आप, आपकी वाली ने भी नहीं बताई होगी, है ना। एक आध होती है कोई हमारी अवनीत जी के जैसी जो बता देती है 47 होगी, हर कोई नहीं बता पाता, है ना। सबको मतलब हर कोई आदमी, ये बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए इसको बताने के लिए। मैं तो सर एक बार ट्रेन में आ रहा था, नीचे वाली बर्थ, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 के बीच में मैं। ऊपर वाली ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20, में बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। ये माइक ठीक है, ये माइक बिल्कुल ठीक है, शी इज गुड। बस अब मेरी इंग्लिश ऐसी है, मेरे को इंग्लिश मेरी बहुत खराब है, मुझे तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल के बुलाया अभी एंकर ने, मुझे वही समझ में नहीं आया। सर हमारे यहाँ क्या है ना, इंग्लिश में फॉर्मेलिटी बहुत हो गई है, इंग्लिश बोलने में क्या है फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं वो भी बोलनी पड़ती है। मैंने एक आदमी को देखा किसी के घर पे गया, बोला सर कैन आई यूज योर वॉशरूम? वो कहते या इट्स माय प्लेजर। मतलब डायलॉग रटे हुए हैं, कुछ भी बोलना है बट बोलना है। तो ये सारी छोटी छोटी टेंशन है। मैम कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करना, है ना, हमारा पेट इसी से पलता है, हम क्या करें, हमें तो बोलना पड़ता ही है। अगर हम कोई जोक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आप बहुत मन से सुन रहे हो ये तो, है ना। सर आप भी बुरा मत माना, आपके बहुत घने बाल हैं, मैं कुछ ऐसी मतलब मजाक की बात नहीं, वो मैंने सब मजाक में हंसाने के लिए कह दिया आपको। कोई बालों को क्या है सर, कल मेरे भी तोड़ सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है ना, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। हो सकता है इनका कुछ मन बन रहा हो अगली बार बुलाने का, ना बुलाएं खुंदक में आके, तो क्या फायदा, है ना। तो सर मैं बता रहा था आपको, किसी भी प्रोग्राम में कॉमेडियन के सामने किसी लेडीज को बिठा दो, क्योंकि एक तो महिलाएं हंसती बहुत कम है प्रोग्राम में, है ना। आर्टिस्ट की लाश जाएगी भाई साहब, वो लेडीज हंसेगी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है। एक बार प्रोग्राम कर रहे थे जी, एक लेडी 30 मिनट से घूर रही भाई साहब, बहुत टकटकी बांध के गुस्से में घूर रही। मैंने कहा बहन जी बंद कर दूं क्या? बोला नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। अच्छा आ गया, आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। मास्क हटा लो, पता तो लोगे गाली बक रहे हो कि हंस रहे हो पता ही नहीं लगता। इसने क्या सर, जब तक हर भारतीय की नाक चाइना वालों को जैसी नहीं हो जाएगी ना, तब तक मास्क लगाना पड़ेगा। बहुत टेंशन है चाइना में, इसमें अलग टेंशन हुई है। मैं इंग्लिश की बात आपको बता रहा था। अच्छा सर, इसमें कोरोना में इंग्लिश बहुत आ गई। देखो क्वारंटीन, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, वैक्सीनेशन। अब जो बेचारा अनपढ़ आदमी, उसको इतनी इंग्लिश आती नहीं है। एक आदमी मेरे का रोज आके बेल बजाता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर चाहिए। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगले दिन फिर आ गया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर चाहिए। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? बोला आप सैनी हो। मैंने कहा सैनी हूं तो सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्डा नहीं हूं।
बहुत टेंशन है दिल्ली की, और बहुत टेंशन है। आप सब लोग मोस्टली दिल्ली से ही होंगे, है ना? दिल्ली में और बहुत, दिल्ली में जब से मेट्रो ट्रेन चली है ना, तब से हालत ये हो गई, किसी गली में नाली बनाने के लिए भी गड्ढा खोद रहे हो, लोग सोचते हैं शायद मेट्रो जाएगी यहाँ से, इतनी मेट्रो चल गई। अच्छा, उसका अपना सिस्टम है, कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, कैसे टोकन लेना है, पूरा हाईटेक सिस्टम है मेट्रो का। उसमें कोई बाहर का आदमी आ जाए तो उसे ट्रैवल नहीं कर सकता। एक हरियाणा के ताऊ मिल गए सड़क पे मुझे, हरियाणा के ताऊ तो आपको पता है कैसे, एक ताऊ जी सड़क पे मिल गए, छोरे ये बता शाहदरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में क्यों जा रहे हो, मेट्रो में जाओ, जल्दी पहुंचा देगी। जल्दी में मैंने फौज में रिटर्न जाना है वहां। मैंने कहा जी मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलो। ताऊ जी गन्ना चूसते हुए स्टेशन में घुसने लगे। एक पुलिस वाले ने रोका, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जा पाओगे आप। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। बोला रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ के बैठ जा, वापसी में साबू चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे। मैडम शाहदरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया। ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे। 15 मिनट के बाद जैसी स्टेशन आया, ताऊ जी ने सीढ़ी पर जैसी पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है? मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की क्या जरूरत थी? सड़क पे सीढ़ी नहीं बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला जाता, पंगा ही खत्म हो जाता। एक ताली बजेगी, अभी रहनी दो, इसकी भी क्या जरूरत है? एक बार तो अमनी जी हम प्रोग्राम कर रहे थे रोहतक में, 1 लाख आदमी बैठे होते, किसी ने ताली नहीं बजाई। 1 घंटे जोक सुनाया, किसी ने ताली नहीं बजाई। पीछे बैठे हुए ताऊ ने बजा दी। मैंने ताऊ जी बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है बात आपको समझ में आ गई। बोलो तू लगा रहा है, मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं। तो ऐसा भी होता है। मोदी जी की बात बीच में रह गई, मैं थोड़ा ट्रैक से भटक गया था। मोदी जी का भाषण आप सबने सुना ही है। मोदी जी मेरे सपने में आए थे सर पिछले दिनों। एक घटना घटी थी पिछले दिनों, न्यूज में आपने देखा होगा, सारी महिलाओं की एक वो गैंग आया था, चोटी काट के ले जाता था, वो पता है ना? वो पकड़ा नहीं गया गैंग, उसने दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब, उत्तर प्रदेश पूरे में उत्पात मचाया, और हमारी महिलाएं उससे बड़ी इफेक्टेड रही। तो मोदी जी मेरे सपने में आए। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने सर ये सबके बाल काट के ले जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, पीएम हो आप? मोदी जी ने भाषण दिया कि सबकी चोटियां कौन काट के ले जा रहा है। पीछे पीछे केजरीवाल आ गए। आपको लगे दोनों लोग इस टॉपिक पे एग्जैक्ट यही बोलते हो, पूरा लाफ्टर लेना, आनंद लेना, मजे लेना। मोदी जी से पूछा सर सबकी चोटियां कौन काट रहा है? मोदी जी ने भाषण दिया, भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे केजरीवाल जी आ गए। मैंने पूछा सर सबकी चोटी कौन काट रहा है? आपको लगे वो पॉइंट कोमा के साथ एग्जैक्ट यही बोलते, केजरीवाल जी सबकी चोटियां कौन काट रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, इस देश में कोई नहीं कटवा रहा, नहीं कि सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मनीष सिसोदिया खुद गंजा मत कह देना, मनीष सिसोदिया को गंजा नहीं है, लोकपाल मांगते मांगते सरकार त्रिपाल उड़ गया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके, और मुझे भी मोटिवेशन मिला। इतने दिनों बाद लाइव प्रोग्राम अब शुरू हुए हैं, अगस्त से 15 अगस्त के बाद शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे लाइव प्रोग्राम शुरू होंगे, सब लोग, दुनिया वापस वैसे ही पटरी पे आ जाएगी, और हम भी लोगों को खूब हंसाएंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके, वरना सर बहुत टेंशन है। मोटिवेशन कहीं ना कहीं से चाहिए होता है, और मोटिवेशन कहीं से मिलता नहीं है। बिना मोटिवेशन के सर कुछ नहीं होता। ना हम कोई ओलंपिक में जीत सकते, ना हम कोई राजनीति में अच्छा काम कर सकते, ना पढ़ा सकते किसी को। मोटिवेशन चाहिए होता है। अब देखो 2011 का वर्ल्ड कप हमने जीता था ना, 2011 में वर्ल्ड कप, वो किसके मोटिवेशन से जीता था? कोई कहता सचिन ने जिताया, कोई कहता युवराज सिंह, नहीं, वो जिताया पूनम पांडे ने। हाँ सर, उसने जैसे अनाउंस किया हमारी पूरी टीम बड़ी मेहनत से खेलने लगी। युवराज सिंह तो कैंसर के बाद भी खेला। अब हमारी पूरी टीम जीत गई, उनको वो नजर नहीं आई, तो सचिन को कंधे पे उठा के घुमाने लगे, बोले देख कहीं बैठी दिख जाए तुझे। तो ये क्या है, मोटिवेशन चाहिए होता है। ये बहुत मस्ती मजाक की बातें हो गई, मुझे लगता है समय मेरा हो गया। मैं चाहता हूं एक आध गाना मैं आपके लिए प्ले कर दूं, अगर आप चाहें तो। मेरे पास भी एक इंस्ट्रूमेंट है, और मैं जैसे सर ने बताया कि ऊपर स्टूडेंट्स के साथ चलना है, तो मैंने गाड़ी में से मंगा लिया। मैंने कहा मैं 1-2 गाने, म्यूजिक टीचर बैठे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। आप में से जानता है कोई माउथ ऑर्गन बजाना जानता है? कोई जानता है माउथ ऑर्गन बजाना? फिर तो बहुत अच्छा बजाऊंगा मैं। कॉलेज में के स्टूडेंट्स में क्या सर गिटार का बड़ा क्रेज होता है,
माउथ ऑर्गन वगैरह बड़ी मेहनत लगती है, कौन बजाए, इतनी सांस फेफड़े बाहर आ जाएंगे सारे, कौन बजाए। गिटार का इनको लड़कों को लगता है गिटार बजाए लड़कियां गिरी, पर ऐसा होता नहीं है। तो आइए मैं एक दो छोटे छोटे पीस आपको बजा के सुनाता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, आपके बीच में कोई नई चीज़ जाएगी तो आपको भी शायद मोटिवेशन मिलेगा सीखने के लिए। और ये बड़ा गजब का इंस्ट्रूमेंट है सर, अनुलोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम का बाप है ये, क्योंकि इसमें सांसें ब्लो ड्रो करनी होती है। मुझे पूरे कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी इसकी वजह से, क्योंकि लंग्स आपके इतने खुल जाते हैं। तो मैं गाना आपके लिए प्ले करता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए। सर कौन सा गाना बजाऊं आप बताइए? कांटा लगा? किसने बोला कांटा लगा? बेटा हो लिया तेरा काम। ये इंजीनियरिंग कर रहा होगा सर पक्का। क्या कर रहा है? हो लिया बेटे तेरी मास कम्युनिकेशन तो हो गई। जब कांटे लग जाएगा तो मास बचेगा ही कहाँ इसमें। कांटा लगा, देख रहे हो सर, वाईफाई कटवा दो उसका अभी भी, अगर कुछ आपको उसको अच्छा इंसान बनते हुए देखना है तो, नहीं तो घर में बेरी का पेड़ लगा लेगा ये। हाँ। गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी तेरी? गर्लफ्रेंड होती तो कांटा थोड़ी लगता, चूना ही लगता। तो आइए मैं एक गाना बजा देता हूँ। कौन सा गाना बजाऊं? अच्छा, एक तो प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो नई जनरेशन आ गई ना सर, रागनी बजा दूं भाई? क्या बात है, आज छोरा हमारे हरियाणा का, ये है छोरा। कहाँ के हो भाई? पानीपत के हैं भाई, कभी लड़ाई जीत के आ रहे हैं कभी। तो अब होता क्या है, ये जो नई जनरेशन आ गई ना सर पिछले 10-15 सालों की, जो क्योंकि वो अब इंस्टाग्राम फेसबुक का जमाना है, तो मैं कई बार पुराने, क्योंकि इसमें मोस्टली पुराने गाने ही अच्छे लगते हैं, मैंने कई बार बजाए सर, पुराने गाने बजाए, बजा बुजू के मैं थक गया, हाफ गया पूरा, मेरी हालत खराब हो गई। उसके बाद बच्चे कहते सर कौन सा गाना था ये? तो ये भी होता है। तो मैं गाना बजाता हूँ। क्वारंटीन के बाद इस पूरे कोरोना काल में सबकी हालत जो थी, किसी को फोन करो भाई कहाँ है, घर पड़े हैं भाई, कहाँ हैं, घर पड़े हुए हैं, सारा काम घर से चल रहा है। तो एक गाना है राज कपूर जी की फिल्म का, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना, सुना है ना आपने? ओके, मैं वो बजाता हूँ, आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना। आवाज आ रही है? ओके, मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ? ये सर ये भी इनको आदत हो गई सर, इनको यस सर कहने की, ये भी जहर है सर। हाँ, थैंक यू। लगभग आधा गाना खत्म होने के बाद बच्चों को समझ में आया ताली बजाने वाला काम किया है इसने। एक गाना और बजाता हूँ, कौन सा बजाऊँ अवनीत जी आप बताइए? एक प्यार का नगमा है बजाता हूँ। एक प्यार का नगमा है, आपने सुना होगा, संतोष आनंद जी का लिखा हुआ गीत है। यस सर, संतोष आनंद जी का गाना लिखा हुआ है। अभी आपने उनको इंडियन आइडल में भी देखा होगा, संतोष आनंद जी को देखा होगा ना आपने, बुजुर्ग से संतोष आनंद जी हैं, और ये गाना उनका लिखा हुआ सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम था ये। उन्होंने बहुत एक से एक गाने लिखे हैं,
और सर मैंने बीच बीच में आपको मजाक में कहा कि आज पेमेंट भी नहीं है। संतोष आनंद जी ने जितने भी गाने लिखे हैं सर, उन्होंने हर गाने में पेमेंट मांगी है और डायरेक्टर को पता ही नहीं लगा। देखो ये गाना आपने सुना होगा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इसके बाद वो पेमेंट मांगते हैं, ला 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 ला, नहीं देता तो ला 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 ला, पेमेंट मांगते हैं मांगते हर गाने में। उनका वो गाना सुना होगा ना, पुरवा सुहानी आई रे, सुना है ना, पुरवा सुहानी आई रे, मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों सब कुछ बिका सस्ते में। उसके बाद कहते हैं ला 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 ला, हर गाने में पेमेंट मांगते हैं वो, ला 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 बोलते रहते हैं। तो ये गाना बजाता हूँ मैं लास्ट, एक प्यार का नगमा है, ये तो सुना है ना गाना आपने, हाँ, कभी पता लगे फालतू में बजा दूं। इसमें सर एक और भी तो खतरा है ना, आंख बंद करके बजाना पड़ता है, पता लगे आंख खोली सामने है ही नहीं कोई ये भी पंगा है। बजाता हूँ मैं इसको, थोड़ी सी साउंड तेज रखना, मैं थोड़ा दूर से बजाऊंगा, प्रॉपर तरीके से बजाऊंगा। और इसमें वायलिन का पीस बजता है, वो भी मैं माउथ ऑर्गन पे बजाऊंगा, आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना। थैंक यू। ये बहुत ही लाजवाब गाना है सर, और क्योंकि संतोष आनंद जी के इस पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा क्लोज अगर कोई है तो मैं हूँ, तो मैंने वो पैराग्राफ्स भी सुने जो फिल्म के अंदर नहीं है। वो आज भी इस गाने को लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, घर फूंक दिया हमने बस राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। उनका एक गीत था, जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी, तो आपने सुना होगा, वो क्रांति फिल्म का। उसमें भी बहुत सारे बंद मैम ऐसे हैं जो फिल्म में नहीं है। उसमें एक बंद था, देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून, तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूँ, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके दिलीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप में से कोई मुझसे कुछ बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो आप लोग स्वतंत्र हैं। और वैसे तो मेरा काम हो लिया है, बाइक खड़ा हो गया है बिल्कुल ही। हाँ, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है ये। हाँ सर, ये बड़ा होकर बनेगा कुछ ये। हाँ, और कैमरा मैन ही बनेगा, मैं आपको ये भी बता दूँ। कभी आप सोच रहे हो कि ये साइंटिस्ट बनेगा कुछ सब मजाक की बात है यार भाई, वैसे सुन नहीं रहा हो, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसको ये फोटो अच्छी आनी चाहिए, वरना रिमांड हो जाएगा शाम को बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में चलते चलते इतना कहना चाहूंगा कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए सबको हंसाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। Your performance was truly amazing, sir. Now, I would like to request Dr. Shishir Kumar, sir, to kindly present the vote of thanks.
बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब। किसी ने बड़ा सही कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं करें कुछ रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। आपने जो हंसाया है वाकई हमारे रुधिर में एक नव तरंग आए। साहब कहा जाता है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो हंसने हंसाने वाला होता ना उसी से किसी दोस्ती होती है ना किसी बैर होती। तभी कबीर ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस धन्यवाद ज्ञापित करूं उससे पहले मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप साहब को बुलाना चाहूँगा और दीपक सैनी साहब को भी मंच के सामने बुलाना चाहूँगा कि स्मृति भेंट उनको दें। धन्यवाद। आज जो आपने माहौल बनाया है सर, दीपक सर, आपने वाकई ही एक हंसी का दिया जलाया है आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता चाहता हूँ। आपके सहयोगी साथी जो इस सभागार में उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर दिलीप कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सह संयोजक निविता मैम और हमारे सभी कलीग, फैकल्टीज़ और छात्र, टेक्निकल टीम, सभी लोगों का बहुत बहुत सहृदय से धन्यवाद और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपको समा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।